हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के लेक्चर सेकंड की। कल मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, कि भाई फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम उससे आगे की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात पहले कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम के दो टाइप और भी होते हैं स्टूडेंट। कौन से? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और फिर उसके बाद आता है हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगले कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस अपने आप को नाम से ही बता रहे हैं। होमो माने सेम, यानी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम फेस में है तो हम उसे बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में नहीं है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। N2 + 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया। अब यहाँ मुझे पता है नाइट्रोजन भी गैसीय स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में है और अमोनिया भी आपका क्या है, गैसीय स्टेट में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यानी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, सेम फेस में है। इसी तरह जैसे मान लो NO + O2 इन इक्विलिब्रियम विद NO2। अब ये रिएक्शन मान लो है, तो ये इसमें भी सारे क्या हैं, गैस हैं। तो अगर आपके गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सेम फेस है तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हिट्रोजीनियस में क्या होता है बेटा, जैसे अभी आपने कल ही किया था रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट की, हमने बात की थी। इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, +2 में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक की भी। तो केमिकल काइनेटिक में भी लॉ ऑफ मास एक्शन आता है। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है AA + BB गिव CC + DD। ये जब कोई रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाती है तो हम इसे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। बैक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आता है तो बैकवर्ड रिएक्शन करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो हम क्या कहेंगे, A × B, A⁻A और B⁻B। मान लो एक छोटा सा भी हमने जो रिएक्शन लिखी थी, N2 + 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया। तो मुझे रेट ऑफ अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कहना है तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कहूँगा, N2 और H2 का क्यूब। और रेट ऑफ अगर बैकवर्ड रिएक्शन कहना है तो मैं क्या कहूँगा, NH3 का स्क्वायर। क्योंकि बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन हो गया, ये, और फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, ये। तो एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड। अब इसी रिएक्शन के लिए अब मैं जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूँ बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो हम क्या लिखेंगे, RF = KF A⁻A और B⁻B। इससे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। RF क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर इसी तरह का मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, C⁻C और D⁻D। और सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूंगा RB = KB C⁻C एंड D⁻D। ये तो हमने बात की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ तक बताइए जिस बच्चे को कोई डाउट लग रहा हो। पहले ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया, एक जनरल सी रिएक्शन ले ली, AA + BB गिव CC + DD।
उसके ऊपर हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखा, तो हमारे पास आर, एफ और आर बी आ गया। अब कल का जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने एक लाइन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट की थी। क्या? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में बात करेंगे, तो हम कह लेते हैं कि मान लो हम क्या कहें, एट इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि आर एफ इजकल टू आर बी, यानी 1 = 2 हो गया। हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि के एफ ए की पावर ए और बी की पावर बी इजकल टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को ना समझ आ रहा हो? ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से हम एक नया टर्म लिख सकते हैं क्या, कि सर के एफ अपॉन के बी, जिसको हम नया कांस्टेंट कह देंगे के सी। प्रो ठीक है, क्या हो जाएगा, सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, जहाँ पे के सी क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम, अगर हम कंसंट्रेशन की सेंस में बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट आता है वो हमारा क्या आता है, के सी। तो एक तरह से के सी क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, के सी आ गया। तो के सी क्या होता है आपको समझ आ गया, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है रे बच्चों? और साथ के साथ इसे लिखते रहें। इसी को मैं सिंपलीफाई करके थोड़ा सा क्या ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखिए, सी की पावर सी, डी की पावर डी, सी की पावर ए और सी बी की पावर बी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। थोड़ा सा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है मैंने क्या किया है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन सी। तो या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के सेंस में लिख दो, या फिर हम उसको कंसंट्रेशन सी की सेंस में लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, और ऐसे भी। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 3। तो मेरे पास जो के सी आ गया बेटा वो क्या हो गया, सी की पावर सी डॉट सी, डी की पावर डी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, जो भी कोफिशिएंट दिया हो वो वैल्यू आ जाएगी। और ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये पूरा आप अपना नोट कर लीजिए, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में आराम से इसको बैठ के लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मान लो न्यूमेरिकल के या आपको जो कंडीशंस है उसमें कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर गिवन हो, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा वो देख लेते हैं। इफ प्रेशर गिवन, अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर गिवन है बेटा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के पी से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं के पी से। और के पी क्या हो जाता है, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट, जैसे प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। तो सेम वही पैटर्न है, जहां सी लगाया था हमने कंसंट्रेशन, उसकी जगह हमने वर्ड क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। तो प्रेशर आपका हो जाता है सी की पावर सी, डी की पावर डी, पी ए की पावर ए। और अभी आपने के सी लिखा था, के सी क्या लिखा था, सी, सी की पावर सी, सी डी की पावर डी, सी ए की पावर ए और सी बी की पावर बी। तो इससे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया था, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। तो हमारे पास 3 और 4 आ गई। अब जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जो बच्चे इस टाइम क्लास +1 में पढ़ रहे हैं और थ्योरी का पेपर देने जा रहे हैं, यानी अपनी क्लास के वही टेस्ट हो रहे हो, तो ये मान के चलिए कि केपी और केसी का क्वेश्चन उनको आता ही आता है। केपी केसी सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की। तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो आपने क्या करना है, अगर डेरिवेशन आ जाए, सबसे पहले तो आप एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। फिर आप कहेंगे केपी ये होता है, केसी ये होता है। आपको सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, जब अगर डेरिवेशन 2 नंबर की आ रही है। 3 नंबर में तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। तो पेपर में देखना पड़ता है मार्क्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अटेंशन करनी पड़ती है। यहाँ तक समझ आ गया?
अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं। अब इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, एक 4 और 3 कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, डिराइव रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर डेरिवेशन के बाद जो प्रोडक्ट आए, रिएक्शन बनेगा हमारा, जो रिलेशन, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसमें, कंपटीशन पर्पस से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो हम एक जर्नल करेंगे कि एज वी नो। ये बड़ा मेरे को जब मैं लिखता हूँ ना, कई बार थोड़ा सा अजीब भी लगता है, कई बच्चों को नहीं पता होता, फिर भी उन्हें लिखना ही पड़ता है पेपर में। तो आपको लिखना ही है एज वी नो। क्या है कि पी वी इजकल टू क्या होता है, एन आर टी। ये आपको इक्वेशन रट्टी पड़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन। और इसी को हम सिंपली करके ऐसे भी कह सकते हैं, पी इजकल टू एन अपॉन वी आर टी। और इसी को हम सिंपली कह सकते हैं पी इजकल टू सी आर। किसी बच्चे को अगर ये डायरेक्ट रिलेशन याद है, भाई पी इजकल टू सी आर टी होता है, तो नो नीड टू राइट दीज टू रिएक्शंस। ये तो मैंने आपको डिराइव करके बताया कि पी इजकल टू सी आर टी होता है। आपको अगर ये डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थ्योरी का आ रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या है बेटा, कि वेरिएबल चीज़ कौन सी है, ये दो हैं वेरिएबल। आर तो तुम्हें पता है फिक्स होता है, गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम अगर अटेंड है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। हम उसमें कांस्टेंट। अब वेरिएबल चीज़ क्या है, प्रेशर और कंसंट्रेशन को हम वेरिएट करेंगे। तो इसी को हम जनरली ऐसे लिख लेते हैं कि पी आई इजकल टू सी आई आर टी। जरूरी नहीं कि आई वर्ड ही लेना है, आप पी एक्स सी एक्स आर टी कुछ भी मान के चल लीजिए कि यहाँ वेरिएबल हैं ये। आई का यहाँ मीनिंग कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आई लेना है, कुछ भी ले लो, यानी जो वेरिएबल हो रहा है ये। अब मैं एक सिंपल सी बात करूँ कि अगर पी ए है तो वो क्या हो जाएगा, सी ए आर टी। और पी बी है तो क्या हो जाएगा, पी बी आर टी। तो इसी तरह पी सी है तो पी सी आर टी। और पी डी है तो सी डी। बिल्कुल सिंपल सी टर्म बन गई। अब इसी सारे टर्म को हम उठाकर क्या करेंगे, केपी में पुट कर देंगे। तो क्या कहेंगे, पुट इन 4, पुट इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में अगर हम डाटा पुट करेंगे तो केपी क्या हो जाएगा बेटा, पीसी दे रखा है, पीसी क्या है, सी सी। सी सी आर टी की पावर सी, सी डी आर टी की पावर स्मॉल डी, सी ए आर टी की पावर स्मॉल ए, और सी बी आर टी की पावर स्मॉल बी। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन बन के आ गया। तो आपके पास जो रिलेशन आ गया, के पी स्कल टू क्या हो गया, सी सी आर टी की पावर सी डी आर टी की पावर डी, सी ए आर टी की पावर ए, और सी बी आर टी। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें बेटा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आर टी हर एक में क्या है, कांस्टेंट है। आर टी क्या है, हर एक में कांस्टेंट है। तो इसको अगर मैं आर को कांस्टेंट ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख दूं मैं कि भाई सी, सी की पावर सी, ये वाली पावर इसकी भी है और ये वाली पावर इसकी भी है। सी डी की पावर डी, सी ए की पावर ए, और सी बी की पावर बी इक्वल टू आर टी कॉमन है, आर टी। अब आर टी की पावर जो ये दोनों हैं, ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सी प्लस डी। और इन दोनों में भी प्लस आ जाएगा, मगर ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, ध्यान से देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहा हूँ इसलिए। यहाँ से आपने ये सारा लिख दिया। अब आर टी के पावर क्या हो गया, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। और यहीं पर अगर आपको ध्यान हो बेटा, अभी आपने ध्यान से देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, के सी जो मैंने लिखा है वो क्या है, सी सी की पावर सी डी की पावर डी। और ये हमारा क्या है, एक तरह से ये हमारा क्या आ गया, के सी तो आ गया। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन लिख सकता हूँ कि के पी क्या होगा। तो मैं इससे यहीं से डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता हूँ कि के पी स्कल टू के सी। ये सारा तो के सी हो गया, ठीक है ना। और आर टी की पावर डेल्टा एन। अब कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, आज मैंने क्लास में कई बच्चों को टोका था इसी चीज़ के लिए, ऐसे नहीं लिखना। इसको लिखने का मतलब है टी की पावर डेल्टा एन, मगर ये आर टी की पावर डेल्टा एन है, इसलिए ये चीज़ ब्रैकेट में आनी जरूरी है। ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं पेपर में।
आर टी की पावर डेल्टा एन ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे, आर टी ब्रैकेट लिखना जरूरी है, क्योंकि डेल्टा एन केवल टी के ऊपर नहीं है, ये आर के ऊपर भी है। तो हमारा जो रिलेशन डिराइव करके आ गया वो क्या आ गया, के पी इजकल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। हाँ पूछो क्या करें। हमने जो क्वेश्चन डिराइव किया है बेटा वो क्या आ गया हमारा, के पी इजकल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है ना। अब यहाँ पे डेल्टा एन क्या है आपका, डेल्टा एन जो है आपका वो क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, गैसीय स्टेट में जो होंगे वो हमारा डेल्टा एन आ जाएगा, मगर यहाँ पे हम डेल्टा एन जी नहीं लिखते हैं, खाली डेल्टा एन ही लिखना है आपने। ठीक है। तो के पी इजकल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। और अगर मुझे के सी लिखना है तो के सी क्या हो जाएगा, के पी आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन। तो के सी क्या हो जाएगा, के पी आर टी की पावर माइनस डेल्टा एन। तो अगर आपको के सी निकालना है तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन लगा दीजिए, के पी निकालना है तो ये रिलेशन लगा दीजिए। न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बन जाती हैं, क्या क्या कंडीशन बन जाएंगी उसको समझते हैं। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू जिसे हम गैसियस प्रोडक्ट में ले रहे हैं डेल्टा एन, अभी जो हमारा डेल्टा एन है ये क्या है, हम एन पी माइनस एन आर कह रहे हैं। अब क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है एन पी ग्रेटर देन एन आर, ये भी हो सकता है एन पी लेस देन एन आर, और ये भी हो सकता है कि एन पी इक्वल टू एन आर। तो हमारे पास तीन कंडीशंस बनेगी। अगर एन पी इक्वल टू एन आर है तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा एन क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे अगर एन पी छोटा है तो डेल्टा एन क्या हो गया, नेगेटिव। और यहाँ पे डेल्टा एन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये तीन बातें होती हैं। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, हम के पी को लेके चल रहे हैं, इस वाले एक रिलेशन को लेके चलेंगे, के पी इक्वल टू। अब ये अगर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो के पी और के सी में क्या रिलेशन होगा बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर के पी ग्रेटर देन, क्योंकि खुद ही सोचिए कि इसको अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वो जाके केपी के इक्वल हो रहा है, यानी केसी क्या होगा, केपी क्या होगा, केसी से बड़ा होगा। तो केपी ग्रेटर देन केसी। अगर एनपी लेस देन एनआर है तो केपी लेस देन केसी। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, ध्यान रखना कि भाई आपको डेल्टा एन की वैल्यू के बेस पे केसी और केपी के बीच में रिलेशन आ जाता है कि भाई ग्रेटर लिखो स्मॉलर लिखो। अगर दोनों जीरो आ गया तो केपी इक्वल टू केसी। ये भी पूछ सकते हैं अंडर विच कंडीशन के पी एंड के सी आर सेम। तो अगर आप कह देंगे डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो उसके इसमें के पी और के सी क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ तक बताइए बेटा अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है। क्लियर है सर। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब मान लो बेटा मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि देखने में ये आपको लग रहा है कि भाई पहली बात तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 6 से डिवाइड करना है, तो थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है।
तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं जैसे अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर लूँगा इसे 6 और 64.4 को क्या ले लूँगा 66 इंटू 64, थोड़ा सा राउंड अप किया है, ठीक है ना, इतनी कैलकुलेशन में करना पड़ता है, नहीं तो आपका एग्जैक्ट आएगा ही नहीं आंसर। 10⁻²। अब 6 से मुझे पता है कितने पे चला जाएगा, 11 पे। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/4 4 6 और ये क्या हो जाएगा 704 इंटू 10⁻²। तो ये जो मेरे पास आ गई वैल्यू वो क्या आ गई 1 इंटू 10⁻² अपॉन 704। अब मुझे करना है तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को 1000 कर दूंगा, 1000 अपॉन 704 इंटू 10⁻⁻5। अब ये -5 कैसे आ गया, ये 1000 लिया है तो 10⁻³ उधर ऐड कर दिया, तो 10⁻5 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसे बेटा, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा 1 पॉइंट, अब कितना बच गया आपके पास 693 396, इसके आगे जीरो लगा दिया। अब 7 है, 7 पंजे 35 और यहाँ पे 39 है, तो किस पे जाएगा 5 पे, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻5 आपका क्या आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। बाकी हम इसके और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे जब हमारा ये पूरा सीरीज हो जाएगी, तो हम इकट्ठे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको ही सोल्व करेंगे। तो आप इसको यहाँ तक करिए, कल इसी लेक्चर को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।